क्या आपने कभी सोचा है कि हम अर्थ पे तो बड़े अच्छे से सांस ले पाते हैं, मगर जुपिटर, सैटर्न, वीनस ऐसे प्लैनेट पे हम सांस नहीं ले पाते। मून पे हम जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है कि ये जो इंडिया में मानसून आता है, बारिश आती है, वो हमेशा जून में आती है और फिर अगस्त या मिड सितंबर तक चली जाती है। क्यों ऐसा होता है? जब पूरे देश में ठंड पड़ रही होती है अक्टूबर नवंबर के समय, तब तमिलनाडु में बारिश हो जाती है, इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। क्यों ऐसा होता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मौसिनराम और चेरापूंजी में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मगर उसी कंट्री में लद्दाख और राजस्थान का रीजन सूखा पड़ा रहता है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आर्यन जैन, वेलकम टू आवर चैनल। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ये नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। बात तो सही है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर के दो पार्ट्स है, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट। ठीक है, एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एटमॉस्फेयर, क्या होता है इसका कंपोजिशन, क्या है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। और जब दूसरा पार्ट आता है क्लाइमेट, वहाँ हम पढ़ते हैं वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस और सिमिलैरिटी। क्या होता है वेदर, क्या होता है क्लाइमेट, क्या होते हैं इनके एलिमेंट्स, और क्या इनमें कुछ सिमिलर होता है या नहीं। और ये मॉनसून इन इंडिया कैसे होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम आज के इस चैप्टर में। बात है इस चैप्टर का पहला टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो देखो, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस, ठीक। बट हाँ, इसमें छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होता है वो भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। वाटर वेपर्स भी होते हैं, कुछ बेसिक गैसेस भी होती हैं, ठीक। अब अगर मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दूं, तो जो हमारा क्रस्ट होता है अर्थ का, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक। तो उस क्रस्ट को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, क्रस्ट और अपर मेंटल वाले पार्ट, ठीक है। तो उन दोनों को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का तो पानी वाली लेयर, ठीक। और एक आता है एटमॉस्फेयर, जो गैसेस की एक मोटी सी लेयर होती है। अब यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर तो अर्थ पे तो सरवाइव कर पाते। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है। ये जो अलग अलग मीटियोर्स होते हैं ना, उनको आने नहीं देता, वो पहले ही बर्न कर देता है इनको, ठीक। उसके सबसे बड़ी बात यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जरूरी है, और होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि हम अर्थ पे तो सरवाइव कर पाते हैं, मगर मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, मून यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर O2 नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करे, एक्सेसिव वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करे। इसीलिए हम अर्थ पे तो सरवाइव कर पाते हैं, मगर इन प्लैनेट्स पे नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब आप ये तो समझिए एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ गैसेस। और एक फन फैक्ट कि जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का इंटरसेक्शन होता है, उसी को कहते हैं हम बायोस्फीयर, और वहीं पर हम रहते हैं, ठीक है। और जहां पर भी बायोस्फीयर होगा हम रह सकते हैं, और जहां नहीं होगा वहां हम नहीं रह सकते, ठीक है। अब हाँ, आर्टिफिशियल बायोस्फीयर बना लो तो रह सकते, ठीक है। इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। चल, अब भाई बारी आती है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। ये जो एटमॉस्फेयर, ये जो लेयर ऑफ गैसेस है, उसके अंदर है क्या क्या, क्या होता है इसका कॉम्पोजिशन, इसके अंदर क्या होता है, ठीक। सबसे पहली चीज गैसेस। लेयर ऑफ गैसेस है तो गैसेस तो होंगी, ठीक। उसके बाद आता है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, ठीक। अब गैसेस, गैसेस जो मेजर है वो है चार। N2 यानी नाइट्रोजन गैस, O2 यानी ऑक्सीजन गैस, आर्गन यानी एआर आर्गन, ठीक है। इट इज एन इनर्ट गैस, ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो N2 यानी नाइट्रोजन गैस, वो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में 78%। हाँ, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा नहीं होती है, सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन। यानी हम जो एयर इनहेल करते हैं, उसका अगर मैंने मान लो आपने कुछ अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो उसमें मात्र 21% ही ऑक्सीजन होती है, बाकी 78% नाइट्रोजन होती है, आर्गन 78% नाइट्रोजन और 1% आर्गन और CO2 मिलकर होते हैं, ठीक। यानी हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसका बस 21% ही ऑक्सीजन होता है। तो क्या ये हमारे बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं डालते? नहीं, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी के यू कैन से जो
टास्क है लाइक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में तो ये सारी गैसेज इन्वॉल्व होती है, बट रेस्पिरेशन यानी जो हमने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेने का जो पार्ट होता है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 का थोड़ा बहुत रोल होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ N2 की, तो आपके सिलेबस में जो यूज है ना N2 और CO2 का ही है, ठीक। अगर मैं N2 की बात करूँ, नाइट्रोजन की 28%, तो सबसे पहली बात कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। अब जो दो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं ना, वो हमारे लिए तो कोई उतने काम की चीज नहीं है हमारे बॉडी के लिए, ठीक। मगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो अगर मैं बात करूँ सीरियल्स, ये जो दाल पल्सेस है, इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इनका जो रूट होता है ना, उसके एंड में छोटे छोटे नोड्यूल्स बने रहते हैं। अगर मैं आपको, जैसे ये अपना प्लांट है, ठीक, उसके नीचे ऐसे 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 उसकी जड़ें हैं, तो यहाँ पर ना छोटे छोटे बल्ब्स टाइप की चीजें रहती है, ठीक। इनको कहते हैं हम रूट नोड्यूल्स, ठीक है। ये जो ये गोले हैं छोटे छोटे, वो कहते हैं हम रूट नोड्यूल्स। अब ये नोड्यूल्स ही हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। कैसे हेल्प करते हैं, देखो, ये जो गोले ने इसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरियम, ठीक है, राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरियम जो होता है, इसमें वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो बाहर की नाइट्रोजन, उसको ना चेंज कर देता है थोड़ा। कैसे चेंज कर देता है? वो सिंपलर कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स बना देता है, ठीक। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम कच्ची सब्जियां तो नहीं खा सकते, कच्चा करेला, ठीक, ये सब तो नहीं खा सकते, हम उसे पका कर खाते हैं बस। तो क्यों? क्योंकि वो जो है हमें एक एडिबल फॉर्म दे देता है उस खाने का, ठीक। तो सेम चीज करता है राइजोबियम बैक्टीरियम। N2 को डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकता, ठीक है। उसको लेने के लिए उसके सिंपलर फॉर्म्स चाहिए होते हैं, ठीक। तो राइजोबियम बैक्टीरियम क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में ब्रेक कर देता है, ठीक। अब वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ले सकता है प्लांट, और फिर वो जो है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक। इट हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ। अब आता है डाइल्यूशन ऑफ O2। देखो, क्या होता है कि O2 इज द फ्लेमेबल गैस। अगर आपने 8th चैप्टर में कंबशन पढ़ा हो, ठीक, 8th क्लास में आप टाइम पास कर रहे हो तो मुझे पता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो, ठीक, तो कंबशन के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। इग्निशन टेम्परेचर, ठीक, कि भाई एक चीज को तब तक नहीं जलाया जा सकता जब तक उसके इग्निशन टेम्परेचर को रीच ना कर लिया जाए। अगर मैं बात करूँ, क्या सनलाइट में पेपर जल जाता है? क्या नहीं। मैं, हम जानते पेपर बड़ी आसानी से जलता है, लेकिन क्या सनलाइट में जल जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका इग्निशन टेम्परेचर दैट इज अबाउट 233 डिग्री सेल्सियस, वो मीट नहीं हो पाता, ठीक। तो एक तो इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत होती है, दूसरी चीज फ्यूल। भाई अब कोई ऐसी चीज ले आए आप जो जले ही ना, ठीक, वो मेल्ट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, जलेगा नहीं। अगर मैं बोल दूं आइस को जलाओ, नहीं हो सकता। तो फ्यूल की जरूरत होती है, इग्निशन टेम्परेचर, फ्यूल। और तीसरी चीज होती है ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन के बिना अर्थ पे कोई चीज नहीं जल सकती, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन इज अ फ्लेमेबल गैस, ठीक है। वो इन चीजों को जलने में काफी हेल्प करती है, ठीक है। इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, सॉरी, इट्स नॉट अ फ्लेमेबल गैस, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। अगर हम गौर फरमाए अपने आग बुझाने के मेथड्स लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक, तो वो इसलिए होता है जिससे हम ऑक्सीजन की सप्लाई को काट सके। उसके अंदर होती है ड्राई CO2, जो एक ब्लैंकेट बना देती है जो चीज जल रही है उसके ऊपर, जिससे उसका जो कहते हैं ना ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है। जो भी चीज जल रही होती है हम उसको एक ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, क्यों? जिससे अंदर O2 ना जा पाए। आपने ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत देखा होगा कि एक मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर जैसे ही हमने एक वो कप वगैरह रख दिया, वो बुझ जाती है थोड़ी सी देर में, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है, बस। आपने लाइक 2-3 साल पहले एक ब्राजील में आग लगी थी, आपने भी सुना होगा। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट होता है ना, उसमें आग लग गई, ठीक है। उसके कई जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर लगी रहती है आग। क्यों? ये ऑक्सीजन रहता है, ठीक, सूखी लकड़ियां रहती हैं, वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो कुछ सर्टेन केसेस होते हैं कि कुछ चिंगारी जलती है और वो चिंगारी पूरे फॉरेस्ट को जला जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है वो डाइल्यूट करता है O2 को। अब जितना कम ऑक्सीजन होगा उतना कम लाइक चीजों को मिलेगा फ्लेमेबल, लाइक आग लगने के लिए, ठीक। उतना कम ऑक्सीजन होगा
तो चीजें ज्यादा नहीं जल पाएंगी। ठीक, इसीलिए ये काम करता है डाइल्यूशन ऑफ O2। लाइक जो ऑक्सीजन गैस के वो छोटे छोटे टैंक्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, अगर उनके थ्रू अगर कंबशन हो तो वो काफी ज्यादा डेडली होगा। क्यों? क्योंकि वो 99% ऑक्सीजन है, और ये जो हमारे एयर में है इधर, ठीक, वो होता है महज 21% ऑक्सीजन। ठीक है। अब O2 का तो आपको पता है हम सांस लेने में यूज करते हैं, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये ना हो तो चीजें जल भी नहीं सकती। ये जो गैस होते हैं ना हमारे गैस स्टोव्स, वो भी ना जल पाए इसके। ठीक। आर्गन तो लाइक इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, इसलिए यहाँ मेंशन, इसका यूज आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। CO2 इट इज एन अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ग्रीन हाउस, ठीक, ये इस चीज का आपको मतलब समझना। ये जो हिली रीजन्स होते हैं जहाँ पर धूप ज्यादा नहीं आती, वहाँ गर्मी ज्यादा नहीं होती प्लांट के लिए सूटेबल ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे ना एक टेंट टाइप का एक हाउस बनाया जाता है, ग्रीन हाउस गैस, सॉरी ग्रीन हाउस। ठीक, अब उसका मैकेनिज्म ऐसा रहता है ना कि जो भी हीट आती है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है और एक परफेक्ट मीडियम बन जाता है उस प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम ग्रीन हाउस टर्म यूज करते हैं। अब CO2 ग्रीन हाउस गैस क्यों? ये क्या करता है ना, अर्थ पे जो हीट आती है उसको ट्रैप कर लेता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, इन सोलर रेगुलेशन इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की तरह काम करता है ये अपना CO2। ठीक, अब ये एक हद तक तो अच्छी चीज है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, मगर जब ये एक्सेस में होता है ना तो ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट कर जाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज है फोटोसिंथेसिस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ CO2। क्यों? कि पहली बात, फोटोसिंथेसिस क्या होता है पता है? नहीं है, कोई बात नहीं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस वेयर प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी बना लेते हैं खाना, तो हम भी बना लेते हैं। नहीं, अब जो अगर मैं तुमको दे दूं इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे सनलाइट दे दूं, नहीं क्लोरोफिल तो तुम्हें है ही नहीं ठीक, सनलाइट दे दूं, CO2 भरा पड़ा हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मैं बोल दूं खाना बना ले, आप बना लोगे? नहीं बना सकते। लेकिन प्लांट ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, उनके पास जो होता है सनलाइट आती है, उनके पास जो होता है पानी मिल जाता है उनको रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते, ये सारी चीजें लेके अंदर वो प्रोसेस करके अपना खाना बना लेते हैं। ठीक, so it is the process through which plants obtain their own food. Photosynthesis is the process through which plants obtain their own food. ठीक है, तो CO2 का हमने यूज समझ लिया, तो ये गैसेस वाला पार्ट हमारा फिनिश हुआ। अब आते हैं वाटर वेपर्स। ठीक, पहली बार वाटर वेपर क्या होता है, भाप क्या होते हैं। ठीक, अब दो चीजें होती है, एक तो स्टीम, एक वाटर वेपर्स। ठीक, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, जब पानी जो होते हैं ना नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट करे। ठीक, लेकिन आपको पता होगा कि जैसे कहीं पे आपने देखा हो मोपिंग होते हुए, पोछा लगते हो, ठीक, तो वहां पे पानी ना सूख जाता है। क्या 100 डिग्री सेल्सियस आ गया तो वहां पे नहीं, पानी क्या करता है, सरफेस की हीट को लेकर इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो लाइक काफी जगहों पे सॉल्ट्स भी ऐसे ही ऑब्टेन होते हैं, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं। ठीक, तो वाटर वेपर्स जब इवेपोरेशन के थ्रू बने, जब रूम टेम्परेचर पे बने, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे बने, तब इसको कहते हैं हम वाटर वेपर। और स्टीम वो होता है जब बॉइलिंग हो, तो पानी बॉइल हो 100 डिग्री सेल्सियस के अबाउट, ठीक, तो उसको हम कहते हैं स्टीम। ठीक, वाटर वेपर्स क्या करते हैं, वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं भाई, ये भी CO2 की तरह एक ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं। वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक, लाइक आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हाँ भाई पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है, फिर वो कंडेंसेट होता है, फिर प्रेसिपिटेट होता है, फिर इवेपोरेट होता है, ये एक वाटर साइकिल चलती जाती है। तो ये उस वाटर साइकिल का रेगुलेशन करते रहता है। ठीक, ह्यूमिडिटी डिसाइडर, हाँ इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक, तो ह्यूमिडिटी डिसाइडर क्या मतलब समझा नहीं, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आप जैसे कभी गूगल में टाइप करो वेदर ऑफ योर सिटी, लाइक फॉर एग्जांपल आई टाइप वेदर ऑफ दिल्ली, तो वेदर ऑफ दिल्ली में वो मुझे सारे फैक्टर्स दिखा है, तो उसमें एक फैक्टर दिखा था ह्यूमिडिटी फैक्टर। ठीक, अब कभी 74%, 61%, तो इट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट। ठीक,
जितना ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितनी कम यू कैन से ह्यूमिडिटी होगी, सॉरी जितने कम वाटर वेपर होंगे उतनी कम ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। अब आता है डस्ट पार्टिकल्स। हाँ, ये भी पार्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स किन चीज में हेल्प करते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन एंड हीट रेगुलेशन, ठीक। डस्ट पार्टिकल्स जो है ना क्लाउड बनने में हेल्प करते हैं, ठीक। लाइक आपने वो क्लाउड्स देखे ना व्हाइट व्हाइट कलर के, ठीक, तो उनमें काफी सारा पार्ट तो वाटर का होता है, लेकिन वो कुछ पार्ट जो होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स का भी होता है। और हीट रेगुलेशन, ये भी इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं, जो सन से आती हुई हीट को ट्रैप कर लेते हैं। और लाइक जब ठंड होती है, लाइक रात के समय भी आप देखते होंगे कि इंडिया का टेम्परेचर 30, गर्मियों में 30 डिग्री और सर्दियों में अराउंड 15-20 डिग्री से नीचे नहीं जाता। क्यों? कि ये डस्ट पार्टिकल्स, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाने वाले वाटर वेपर्स, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, इनकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो हीट ट्रैप करते हैं दिन के समय, ठीक है, जो सन से आते हैं उसको रात में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाला पार्ट तो खत्म हो। अब अलर्ट, ठीक है, एक अलर्ट क्या है कि ये गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, आपके एग्जाम या तो इनसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन गैसेस, या राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वाटर वेपर, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डस्ट पार्टिकल्स, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्कर आ सकता है, 5 मार्कर, 3 मार्कर, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इलैबोरेट, ठीक। तो आपको अब क्या करना है, जो एनसीईआरटी ना आराम से उठाओ, एक बार रीडिंग डालो इस वाले टॉपिक की, ठीक है, उसके बाद वो रीड कर लिया आपने, फिर उसकी समरी जो है एक बार लिख कर देख लो, ठीक है। उसके बाद उसको एनसीईआरटी से मैच हो रहा है अच्छा खासा, अगर 70-80% भी एनसीईआरटी के पैराग्राफ से मैच हो रहा है तो आप इजिली 5 on 5 या 3 on 3 स्कोर कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक। अब देखो कंपोजिशन में पढ़ लिया हमने कि भाई एटमॉस्फेयर बना किन से है, ठीक। अब ये भी तो देखिए कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे दिखता है हमें, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे, तो बेसिकली ना ये कुल 5 लेयर्स में डिवाइडेड है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अगर आप इन पांचों में, अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो आप एक चीज गौर करेंगे, स्फीयर, 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 स्फीयर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्यों है ये स्फीयर, ठीक। अगर जैसे मैं कभी आपको बताऊं कि ये अर्थ है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, ये मीजोस्फियर, ठीक, ये अर्थ, ठीक। अगर आप देखिए तो ये स्फीयर तो दिख नहीं रहा है, तो एक सर्कल है, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है, दैट इज कि हमारा अर्थ जो कि यहाँ पर भी सर्कल में दिख रहा था, वो एक्चुअली एक सर्कल नहीं, वो यू कैन से रियली अगर बात की जाए तो वो तो स्फेरॉइडल है। क्या बोला तूने? ठीक है, मगर मैं बात करूं कि मोटा मोटा में क्या मान सकते हैं, तो वो है स्फीयर। हाँ, ये बॉल जैसे, ठीक, ये बॉल एक स्फीयर, ठीक। तो मान लो ये अर्थ है, इसके ऊपर मैंने लाइक हवा की एक लेयर चढ़ाई, ठीक, तो वो तो पूरे बॉल को कवर करेगी, ठीक है। तो वो जब वो बॉल को पूरे के पूरे को कवर करेगी, ठीक, उसको हम बोलेंगे एक, वो भी एक स्फीयर होगा, बड़ा सा स्फीयर, ठीक। तो उसको बोलेंगे ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर वाले को स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर वाले को मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ये एक यू कैन से इमेजिनेशन वाली बात। अब आता है भाई इसके लेयर्स के बारे में सेपरेटली पढ़ना, ठीक। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन दी वेरियस स्फीयर्स या ऑफ एटमॉस्फेयर, या यू कैन से राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये 5 मार्कर में आ सकता है, लेकिन हाँ एक और सवाल आ सकता है कि भाई पर्टिकुलरली आपसे ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछ लेगा, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो मेरा मानना है वो आपसे मेनली पूछेगा ट्रोपोस्फेयर और थर्मोस्फेयर से। क्यों? कि भाई इन दोनों का यू कैन से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं ये दोनों, और इन पे ना ज्यादा पॉइंटर्स बन सकते हैं, ठीक है। बाकी इन तीनों स्फीयर्स से आपको कुछ बेसिक एमसीक्यूज मिल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर, तो जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, ऐसा थोड़ा हमें, जैसे ये गैस है, हमें इसका मास फील तो हो नहीं रहा, ठीक, लेकिन इनका भी मास होता है, ठीक। अगर आप कभी देखो तो
एक खाली सिलेंडर लो आपके घर में जो यूज होता है, एक भरा हुआ सिलेंडर लो, ठीक है, आपको दोनों के मास में फर्क फील होगा, ठीक है, एक्सेप्ट दैट आयरन आपको फील होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो गैस थी वो एक के अंदर नहीं है, एक के अंदर है, इस वजह, ठीक। तो भाई ट्रोपोस्फियर के अंदर 75% मास रहता है, पूरे एटमॉस्फेयर के 75%, और इसके अंदर होते हैं 99% वाटर वेपर्स, हाँ 99% वाटर वेपर्स इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाते जाते हैं तो इसमें ना -6 डिग्रीज पर किलोमीटर, मतलब देखो आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना तो 6 डिग्रीज टेम्परेचर तापमान गिर जाता है, फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे और 6 डिग्री घट जाएगा, ठीक, और 6 डिग्री ऊपर जाओगे तो और 6 डिग्री, और 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो और 6 डिग्री, ठीक। अब इसका अगर मैं बात करूँ मोटाई की, मतलब भाई कितनी बड़ी लेयर है, तो 0 से 12 किलोमीटर, यानी आप यहाँ सतह से लेकर 12 किलोमीटर ऊपर तक चले जाओ, ठीक, तो वहां पर आपको जो है एक अच्छा खासा वो मिल जाता है, और इवन से एक टेम्परेचर जो कि बहुत ठंडा ठंडा है, ठीक। मैं बात करूँ एक कैलकुलेशन, ठीक, तो अगर मानते हैं गर्मियों की, तो गर्मियों में जो हमारे लाइक सरफेस का टेम्परेचर होता है वो होता है अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस इन इंडिया, ठीक। अब 12 किलोमीटर ऊपर जाओ, तो 12 किलोमीटर ऊपर जाओ पर किलोमीटर 6 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक, तो 12 टाइम्स 6 is 72 डिग्री, तो तुम्हें -72 डिग्री सेल्सियस, ठीक, बस। तो आंसर पता है, आ जाएगा -32 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वो जो हमारा टॉप रहता है जो लाइक जहाँ पर ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, वहां का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। आप गौर करो इन सभी लाइक लेयर्स में ना एक थोड़ी अजीब सी चीज है, ठीक है। अब देखो पहले टेम्परेचर घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, ठीक, तो ये कांस्टेंट नहीं कि हाँ तो ट्रोपोस्फियर ठंडा होगा तो स्ट्रेटोस्फियर तो और ठंडा होना चाहिए, नहीं, स्ट्रेटोस्फियर गर्म है फिर मेसोस्फियर ठंडा, ठीक, ऐसे क्यों होता है? तो स्ट्रेटोस्फियर का इनसे गर्म होने का जो रीजन है वो है ओजोन लेयर, ठीक, वो क्या करता है अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करता है, ठीक, इस वजह से क्या होता है वो ना थोड़ा गर्म होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक। फिर मेसोस्फियर तो ऐसे ही ठंडा रहता है, ठीक। फिर थर्मोस्फियर में क्या होता है आयंस बहुत सारे होते हैं, आयंस यानी आपके एलिमेंट्स में जब स्टेबल होना चाहते हैं, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या डोनेट करते हैं, ठीक, तो उनको हम आयंस कहते हैं, एनायंस और कैटायंस होते हैं उनके टाइप, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पर ना टेम्परेचर थोड़ा सा जो है बढ़ जाता है, ठीक। तो अभी वैसे डिटेल स्टडी करते हैं स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर क्या रहता है ना 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर खत्म, उसके बाद 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक क्या रहता है स्ट्रेटोस्फियर रहता है। अब वैसे मैं आपको एक चीज बताना भूल, जो भी हमें वेदर कंडीशंस दिखती है ना क्लाउडी रेनी ये सब, वो सारी चीजें ट्रोपोस्फियर में ही होती है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म हेलस्टॉर्म ये सब, ठीक। अब बात आती है कि स्ट्रेटोस्फियर, अब तो स्ट्रेटोस्फियर में ना हम एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं। अब इसके ना 2-3 रीजन है। पहली चीज यहाँ पर क्लाउड्स नहीं रहते, ठीक है, क्लाउड्स सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। अगर आप कभी प्लेन में बैठे हो, आपने कोई मूवी देखी हो, ठीक है, आपको दिखेगा कि प्लेन ना हमेशा बादलों के ऊपर उड़ता है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ ओजोन लेयर भी है, ठीक है, ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या करता है ना ये यहाँ पर बढ़ा रहता है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। एयरक्राफ्ट क्यों उड़ते हैं यहाँ? पहली बात तो भाई बादलों का जो लेकिन से देखने में विजिबिलिटी जो इशू होती है वो उसकी वजह से यहाँ पे उड़ते हैं, यहाँ पे बादल उड़ते हैं। दूसरी चीज जो ट्रोपोस्फियर है ना, यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि सारे वेदर कंडीशंस हमें यहीं पे दिखते हैं, जिस वजह से यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं। अब आप एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ाना पसंद है? जहाँ हवाएं ज्यादा हो, टर्बुलेंस ज्यादा हो, या जहाँ पर हवा शांत हो और ज्यादा टर्बुलेंस ना हो। ऑफ कोर्स आप सभी का आंसर होगा कि जहाँ टर्बुलेंस ज्यादा ना हो, ठीक है, तो इसलिए हम स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाते हैं। अब बात है मीजोस्फियर में क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि पहली बात मीजोस्फियर थोड़ा खतरनाक है। पहली बात ये बहुत ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है मीजोस्फियर, ठीक, जिसकी वजह से जो प्लेन के इंजन्स वगैरह वो काम करना बंद कर सकते हैं। उसके बाद इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक, विच कुड बी डेंजरस फॉर पीपल, ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है,
ठीक है। यहाँ पर प्रेशर भी काफी कम होता है, जिसकी वजह से लाइक हमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर इज द मोस्ट सूटेबल लेयर टू फ्लाई एरोप्लेन्स। ठीक, अब मेसोस्फीयर मैंने बताया ये सबसे ठंडा होता है। अब तो होता क्या है ना, जब थर्मोस्फीयर में आता है कोई भी मीटियोर, ठीक है, तो वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है थर्मोस्फीयर का। उसके बाद ये आता है यहाँ पर सबसे ठंडा रहता है। तो जैसे किसी चीज को ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम करते रहोगे, वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, ब्रेक कर देता है। ठीक, यहाँ पे सारे मीटियोर स्वाहा हो जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का बहुत कम होता है भाई, सबसे ठंडा। ठीक है, 50 ये 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, ठीक है, 12 से 50 तक स्ट्रेटोस्फियर, 50-80 तक जो होता है ये अपना मीजोस्फियर होता है। ठीक, आता है ये थर्मोस्फियर। ठीक, थर्मोस्फियर होता है यहाँ 80 किलोमीटर पे खत्म हो गया मीजोस्फियर, 80 से 100 किलोमीटर तक होता है थर्मोस्फियर। तो द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आयोनोस्फीयर। अब आयोनोस्फीयर क्या होता है, यहाँ पे जो भी गैसेस वगैरह रहती है ना, उनका लाइक जो ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस में, तो उसको आयोनोस्फीयर कहते हैं। भाई ये रेडियो कम्युनिकेशन में काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आयोनोस्फीयर से जो है ना हीट इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट हो जाती है। ठीक, इस वजह से ये रेडियो कम्युनिकेशन में काफी हेल्प करता है। इसका टेम्परेचर तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और अगर आपने कभी मूवीज में देखा हो, पिक्चर्स में देखा हो, या फिर अभी आप गूगल करके देख सकते, ऑरोरा, AURORA, ऑरोरा। ठीक, होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कुछ फिनोमेना की वजह से हमें जो पोल्स होते हैं ना अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मोस्टली नॉर्थ पोल पे देखे जाते हैं। ठीक, साउथ पोल भी दिख जाते हैं, नहीं नॉर्थ पोल इसके लिए फेमस है। ठीक, ऑरोरा दिखते हैं। ठीक, हमें यू कैन से नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है। ठीक है, ग्रीन कलर की, पिंक कलर की चेंजिंग लाइट्स दिखती है। ये बहुत अच्छा लगता है, और ये थर्मोस्फीयर में ही होता है। ठीक, एक्सोस्फीयर में जब 700 किलोमीटर पे ये अपना थर्मोस्फीयर खत्म, उसके बाद तो पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए है एक्सोस्फीयर। ठीक, ये 700 किलोमीटर से ज्यादा, तो यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन गैस अवेलेबल होती है। और सैटेलाइट्स भी यहीं पे, लाइक मोस्ट ऑफ द जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है ना। ठीक, रेडियो कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट यहाँ रहते हैं, बाकी जियो सैटेलाइट्स वगैरह एक्सोस्फीयर में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का टॉपिक खत्म हो गया। अलर्ट, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना। दोबारा कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में एक बार रीडिंग लगा के और इसको बिना देखे एक बार इसकी समरी लिखने की कोशिश करना। ठीक है, मैं लिखी वैसे तो ये टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। हमारा एटमॉस्फेयर वाला जो पार्ट था वो अब खत्म हो गया। अब आता है वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक, ये जो क्लाइमेट वाला पार्ट था, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट का जो क्लाइमेट वाला पार्ट था, अब शुरू हो गया। ठीक, सो व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट, क्या डिफरेंस है उनका, क्या सिमिलैरिटी, इस पे अबाउट 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, क्या बात कर रहे हैं? भाई वेदर क्या होता है, आर टू आर और डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक, वेदर क्या रहता है, घंटे भर में, दिन भर में बदल जाता है। ठीक, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज समथिंग टेम्पररी एंड सुपर टेम्पररी। थोड़ी देर के लिए रहता है और उसके बाद हो सकता है अभी रेनी वेदर है, फिर सनी हो जाए। ठीक है, फिर ठंडा स्टॉर्म आ जाए, हिल स्टॉर्म आ जाए। इट कैन डिपेंड ओवर टाइम। ठीक है, डे टू डे एंड आर टू आर। ठीक है, क्लाइमेट क्या रहता है भाई, ये सब रहता है सारे वेदर कंडीशंस वेरिएशंस का और लार्ज एरिया फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 years। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा एरिया ये नहीं कि आपकी सिटी, नहीं, बड़ा सा एरिया इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टेट्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, पूरी दुनिया भी। ठीक है, तो होता है कि जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ठीक है, इंडिया एक बड़ा एरिया ऑफ कोर्स है, ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब इंडिया के ऊपर है, ऐसा नहीं होता कि एक साल जो है मतलब मई जून में गर्मी आ रही है, फिर अगले साल अक्टूबर नवंबर में गर्मी आएगी, फिर उसके अगले साल लाइक दिसंबर में गर्मी आएगी। ऐसा तो नहीं होता। हमें पता होता है कि भाई देखो अप्रैल से लेकर तकरीबन जून के आसपास तक जो है गर्मी रहती है, मिड मार्च से लेकर जून स्टार्टिंग तक गर्मी रहती है। जून स्टार्टिंग से लेकर अगस्त मिड तक या अगस्त लास्ट या सितंबर मिड तक बारिश होती है। उसके बाद फिर ऑटम रहता है कुछ दिन, फिर ठंड आ जाती है, फिर थोड़ा बहुत स्प्रिंग आता है, फिर गर्मी आ जाती है। ये सब पता है एक साइक्लिक मैनर में चलते रहता है। ठीक, तो भाई ये ऐसा तो नहीं है कि हाँ ऐसे ही होगा। ठीक भाई, ये
कहते हैं बहुत सालों तक स्टडी करी गई कि कैसा होता है, कितने एरिया पे होता है, हर साल ऐसा ही होता है ना, ठीक। तो एक पूरी स्टडी की गई है, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया पे, ठीक है। सारे वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस को कहते हैं ना अच्छे से एनालाइज किया गया है, ठीक। उसके बाद 30 साल के आसपास, 25, 30 साल, 20 साल, 35 साल के आसपास तक ये स्टडी करने के बाद फिर क्लाइमेट दिया जाता है कि हमें इस जगह का क्लाइमेट ऐसा है, उस जगह का क्लाइमेट ऐसा है, ठीक। इट डिपेंड्स, ठीक। और ये मतलब हर 30 साल के आसपास जो है ये स्टडी होती रहती है और 30 सालों की जो ये कहते हैं ना एक एनालाइज है, ये स्टैटिक्स है, तो उनको यूज करके एक जगह का क्लाइमेट बताया जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर डिफरेंस पूछ दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि भाई वेदर तो आर टू आर, डे टू डे वैरी करता है, बट जो क्लाइमेट होता है ना वो एक बहुत बड़े टाइम के लिए होता है, लाइक 30 ईयर्स, 25 ईयर्स। फिर हम दूसरा लिख सकते हैं भाई वेदर जो है ना छोटे एरियाज लाइक सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, इनके लिए आ सकता है, मगर जो क्लाइमेट है वो भाई बड़े एरियाज लाइक स्टेट्स एंड कंट्रीज के लिए आता है, ठीक है। फिर तीसरा हम लिख सकते हैं कि भाई वेदर के क्या लाइक एग्जाम्पल से लाइक रेनी, ठीक है, रेनी हो गया आपका, फिर मैं कह सकता हूँ सनी क्लाइमेट, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, ठीक। क्लाइमेट के एग्जाम्पल तो भाई ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन दोनों के डिफरेंस। अब बात की इनकी सिमिलैरिटी क्या होती है, तो भाई जो इनकी सिमिलैरिटी है कि भाई इनकी जो एलिमेंट्स होते हैं जो लाइक वेदर डिसाइड करते हैं, क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। तो भाई एलिमेंट्स क्या है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि भाई इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मैंने आपको बताया कि वेदर और क्लाइमेट में जो उनके एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं उनके एलिमेंट्स क्या है, ठीक। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट दोनों के यही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। और भी एलिमेंट्स होते हैं बट आपके सिलेबस में यही, ठीक। टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ठीक। टेम्परेचर क्या है, ठीक। टेम्परेचर की भाई गर्मी और सर्दी को जो हम मेजर करते हैं ना उसको हम टेम्परेचर कहते हैं कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी, 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, कई जगह फ़ारेनहाइट में भी होता है। लेकिन जो हम जो मेजर करते हैं वो कहते हैं तापमान 40 पहुँच गया, 42 पहुँच गया, वो डिग्री सेल्सियस में होता है। बट जो फॉरेन कंट्रीज होती है लाइक इफ आई प्रिसाइजली टॉक अबाउट अमेरिका, वहाँ पे फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, ठीक है। अब देखो इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड सीजन। आपने गौर करा होगा कि सुबह के समय जो बाहर की जगह होती है वो थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है एज कम्पेयर टू नाइट। क्यों? कि सुबह डायरेक्ट सन की हीट आती है और रात में नहीं आती, इसलिए रात जो होती है दिन से थोड़ी ठंडी होती है। सीजन, भाई गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी के मौसम में गर्मी कम होती है। सो टेम्परेचर जो है सीजन पे भी डिपेंड। इंसुलेशन, अब देखो लाइक फॉर एग्जांपल एक कोई जगह है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ गर्मी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक जगह है जहाँ पे एमिशन 0 है, ठीक है, वहाँ पे लाइक एमिशन 0 तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन काफ़ी कम एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, इंसुलेशन प्रॉपर नहीं, तो वो जगह ठंडी होगी हमेशा, ठीक है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोकेशन, ठीक, तो किस जगह पे हैं आप, ठीक, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ठीक, आप इक्वेटर पे हैं, पोल पे, जैसे जैसे आपको ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि मैंने आपको बताया ट्रोपोस्फियर में आप ऊपर जाते जाएंगे पर किलोमीटर आपके जो है 6 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं वो कम होते जाते, ठीक। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो है टेम्परेचर गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। जैसे आपने देखा होगा जो ऊंचे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर आइस रहती है। लोकेशन, ठीक है, हाँ सॉरी, लोकेशन अगर मैं बात करूँ तो अब लैटिट्यूड्स देखते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक। अब आप इक्वेटर पे हैं, ठीक, इक्वेटोरियल रीजन्स बहुत गर्म होते हैं, ठीक है, दे आर द हॉटेस्ट, वाइल ऑन द अदर हैंड पोलर रीजन्स लाइक आर्कटिक, एंटार्क्टिक वो काफ़ी गर्म होते हैं, सॉरी माय बैड, काफ़ी ठंडे होते हैं, काफ़ी ठंडे, कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपके टेम्परेचर वाला पार्ट। ह्यूमिडिटी, मैंने आपको बताया था कि वाटर वेपर्स क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर्स जो है क्या, तो लाइक ह्यूमिडिटी क्या होता है,
वाटर वेपर का जो कंटेंट है जो एयर में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेक है, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, करेक्ट। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, अब जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज़्यादा वाटर वेपर्स बनेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा वाटर वेपर्स उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, अब देखो वाटर वेपर्स बन गए। अब जब यही वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं कंडेंस होके क्लाउड्स बनाते हैं, और उनको अगर लाइक फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं तो वो बरस भी जाते हैं। लाइक कभी बर्फ बन जाते हैं, कभी लाइक एक सिल्ट बन के बरसते हैं, कभी हेल बन के बरसते हैं, कभी नॉर्मल रेन होती है, ठीक। तो अगर मैं प्रेसिपिटेशन की बात करूँ, हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ठीक है, नॉर्मल रेन, यू कैन से स्नोफॉल, ठीक, ये सारी चीज़ें प्रेसिपिटेशन ही होती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब देखो प्रेशर जो पहले बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ बबल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि लाइक गैसेस का भी वेट होता है, एटमॉस्फेयर का भी वेट होता है, तो हमारे सर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। नहीं, मुझे तो फील नहीं हो रहा, क्यों कि देखो जो वो प्रेशर ऊपर से लग रहा है ना, उतना सेम प्रेशर हमारे जो ब्लड्स है ना वो भी लगा रहे हैं, ठीक। जैसे मैंने बोला यहाँ पे प्रेशर लग रहा है फॉर एग्जाम्पल 10 पास्कल्स का, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है 10 पास्कल्स का, तो हमें क्या ही फील होगा, हमें कुछ फील नहीं होने वाला, ठीक है। भाई कोई बंदा मुझे उधर से धक्का दे रहा है, मुझे उधर से भी धक्का दे रहा है, ठीक, एक्सेप्ट कि वो सेंसेशन कि हाँ मुझे धक्का लग रहा है क्योंकि वो टच कर रहा है मेरी स्किन को, ठीक, मुझे कुछ फील नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपनी जगह पे हूँ, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 पास्कल का इधर भी लग रहा हो, 10 पास्कल का इधर भी लग रहा हो, खैर उनकी वैल्यूज कुछ अलग होती है, ठीक। लेकिन आपने सुना हो कि हमारे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो अराउंड 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, जो कि बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अब देखो प्रेशर जो होता है 1/, टेम्परेचर होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हवा पतली होगी। ये जो भरकम हवा ज़्यादा दबाव डालेगी या फिर पतली हवा ज़्यादा दबाव डालेगी, ऑफकोर्स सी बात है कि भारी हवा ज़्यादा प्रेशर डालेगी, ठीक। तो जैसे टेम्परेचर कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। तो ऐसा रहता है प्रेशर का, ठीक। मैं बात करूँ विंड की, हम लोग देखो इंडिया का अगर मैं बोलूँ ना मानसून, इट डिपेंड्स ऑन विंड, ठीक है भाई। उसका ज़्यादातर चीज़ें जो हैं विंड पे डिपेंड करती है, इन पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है, बट ज़्यादातर चीज़ें विंड और टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है। विंड का क्या रहता है ना, एक काफ़ी अच्छा है, आपको विंड अच्छे से समझना होगा, ठीक है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, ठीक। मैंने बोला ये एक सेकेंड, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है ना, ऐसे 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 पूरी विंड है, ठीक है, ऐसे सरफेस विंड, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे सूरज चाचा हैं, टुक 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 टुक, ठीक। ये सूरज चाचा की जब गर्मी आएगी ये इसको एक्साइट करेंगे, ठीक, मतलब एक्साइट करेंगे नहीं, इसको गर्म करेंगे। हमने देखा कि जब भी कोई मैटर गर्म होता है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो ज़्यादा उछल कूद करने लगता है और वो काफ़ी हल्का हो जाता है। हल्की चीज़ें तो ऊपर जाएगी, तो ये भी चीज़ ऊपर चली गई, ठीक ठीक, ठीक। अब क्या होगा, ये वाली विंड्स तो यहाँ आ गई ऐसे, क्योंकि ये हल्की हो गई थी। फिर अब क्या होगा, ये जो सरफेस विंड्स है वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, फिर ये ऐसे 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 पूरा मामला हो जाए, ठीक। और ये वाली विंड्स यहाँ आ जाएंगी, ठीक 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 ठीक। तो क्या होता है ना, ऐसे चलते रहता है भाई। हवा गर्म होती है, वो उठ के ऊपर जाती है, बगल वाले लोग जो है इधर आ जाते हैं। फिर वो जब गर्म हवा देखते कि हाँ इधर वाले लोग आ गए हैं, होगा क्या, यहाँ से लोग कम हुए, ठीक है, फिर ये वाली हवा यहाँ आ जाएगी, ठीक है, फिर ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे कम हुई, ये यहाँ आ जाए, तो ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। ये साइकिल चलती रहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यही रीज़न है कि भाई बारिश जो है इंडिया में अच्छे से हो पाती है। लाइक अगर आप देखें 2026 में तो एनसो आया,
ठीक। एनसो आने की वजह से क्या हुआ, बारिश कम हुई, प्रेशर कंडीशंस थोड़े चेंज हुए, इस वजह से बारिश जो है कम हुई और बारिश में इरेग्युलर पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। ठीक, अब एयर जो होता है ना, इसको अगर मैं अभी बेटर होगा कंसिडर करूँ ब्रीज, ठीक है, ब्रीज या विंड, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, सी ब्रीज एक लैंड ब्रीज, ठीक है। सी ब्रीज कब होती है, ठीक है, डे के समय में, लैंड ब्रीज कब होती है, नाइट के समय में, ठीक। तो अभी ये सी ब्रीज लैंड ब्रीज को एक डिटेल्ड मैनर में समझते हैं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज ये क्या है, अब चलो इनको ना थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। सन है ये अपने मून अंकल है, ठीक है। अब देखो ये डे टाइम है, ये नाइट टाइम है। तुमको बस एक प्रिंसिपल याद रखना है कि लैंड जो होता है ना वो ठंडा भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होता है। क्या याद रखना है, लैंड जो होता है ना जमीन, वो ठंडी भी जल्दी होती है, गर्म भी जल्दी होती है, ठीक है। तो अब सन है, सन क्या देगा, गर्मी देगा, ठीक। अब हमको पता है लैंड ठंडा भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका ना टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक। टेम्परेचर क्या होगा इसका, बढ़ेगा, ठीक। अब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो प्रेशर हमें पता है कम होगा। और सी लेट से ठंडा होता है, लेट से गर्म होता है, तो ये तो अभी ठंडा ही है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो इसके कंपैरिजन में तो कम ही है, और प्रेशर भी इसके कंपैरिजन में फिर तो ज्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, विंड्स ऐसे आएंगे, टुचुक 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 टुचुक, ठीक। टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, क्यों, क्योंकि सन है, सन गर्मी देगा, लैंड जल्दी गर्म होगा, इस वजह से, ठीक। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स ट्रैवल करती हैं, ठीक। तो अब यहाँ प्रेशर है, यहाँ प्रेशर लो है, तो ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम किसी लेक के पास जाते हैं, सी में जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, तो हमें दिन के समय थोड़ी ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, तो इस ये क्या होगा, अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें जो हवाएं हैं, अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें जो हवाएं हैं वो सी से आ रही हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं सी ब्रीज, ठीक। ये हो गया सी ब्रीज, ठीक। अब यहाँ अब दूसरी ब्रीज, ठीक, लैंड है, ठीक। अब रात में सन तो है नहीं, अब मैंने क्या बोला, रात में दिन की कंपैरिजन में ठंडे थोड़ी ज्यादा होती, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है, ये लैंड ठंडा अब जल्दी हो जाता है और इसका प्रेशर कम हो जाता है। अब एक और फिनोमेना है कि अब जैसे जैसे ना अब शाम होती जाती है ना, सी से हवाएं आना कम हो जाती है, क्योंकि अब सी भी गर्म हो जाता है और उसका भी प्रेशर कम हो जाता है, ठीक। टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक। तो दोनों का लगभग इक्विलिब्रियम पे चला जाता है और कहीं से हवाएं आती जाती नहीं। इसलिए अब सुबह के समय जो सनराइज हो 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे के आसपास, उस वक्त हवा बहुत ज्यादा आती है, ठीक। नाइट का टाइम में इसका टेम्परेचर ज्यादा, सॉरी ये ठंडा जल्दी होगा तो टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा। सी क्या होगा, सी भी जो है सुबह का तो सुबह की वजह से तो गर्म हो गया अब सी, क्योंकि ये ठंडा तो जल्दी होता नहीं, तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ गया, ठीक। तो इसका मतलब प्रेशर कम हो गया, ठीक। तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम है, बस विंड्स ऐसे आएंगे, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक। और विंड्स अभी आ कहाँ से रही है, लैंड से, तो इसको कहेंगे लैंड ब्रीज। हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, हवाएं हवाएं, ठीक। इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक से आपको 2 मार्कर का या 1 मार्कर का सिंपल सा क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक। अगर किस्मत अच्छी हुई तो 3 मार्कर का भी मिल जाएगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है कि elaborate या write a short note on land breeze, sea breeze, ठीक है। So be ready for this question। और एक बार इस डायग्राम को और जो मैंने बताया उसकी एक बार समरी को लिख के देख लेना, और सोशल साइंस में हमेशा ट्राई करो कि पॉइंट्स में लिखो आंसर, इससे वो एक नीटनेस देता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। सीजन्स इन इंडिया, देखो
वैसे तो हमारे हिसाब से हमारे देश में स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर, मॉनसून ये सब कुछ होता है, लेकिन साइंटिफिकली ऑन क्लाइमेट बेसिस, ठीक है, इंडिया में सिर्फ 4 तरह के सीजन्स हैं, ठीक है। पहला विंटर, विंटर क्या रहता है, दिसंबर से लेके अप्रैल तक रहता है। साइंटिफिकली की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारा जो परसेप्शन है उसके बेसिस पर नहीं है, ठीक है। जो विंटर होता है वो दिसंबर से अप्रैल में रहता है, ठीक। समर्स आ जाते हैं फिर अप्रैल से जून के बीच में, ठीक। फिर आ जाता है हमारा मानसून जिसमें होती है बारिश, और वो होता है फ्रॉम जून टू सितंबर। फिर आता है पोस्ट मानसून, ठीक। वो इसको हम कहते हैं एडवांसिंग मानसून, इसको कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ये मोस्टली लाइक साउथ इंडियन पार्ट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और थोड़ा बहुत तेलंगाना में होता है, ठीक है। तो ये होता है एडवांसिंग मानसून, ये होता है रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सितंबर से दिसंबर तक, यानी अकॉर्डिंग टू द इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे पास होते हैं कुल 4 सीजन। सबसे पहला होता है विंटर फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल, दूसरा होता है समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, तीसरा होता है हमारे पास अपना एडवांसिंग मानसून या सिर्फ मानसून जिसको लाइक वो होता है फ्रॉम जून टू सितंबर, और उसके चौथा आता है रिट्रीटिंग मानसून या पोस्ट मानसून जो कि होता है फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, ठीक। तो ब्रॉडली ये 4 सीजन्स हैं इंडिया के। अकॉर्डिंग टू मी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है, थोड़ी कम है, क्योंकि लाइक ये उतना कुछ प्रायोरिटी बेस्ड टॉपिक है नहीं, ठीक है। ये बस ऐसे ही मॉनसून इन इंडिया स्टार्ट करने से पहले छोटा सा ब्रीफ दे दिया गया। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ये जो टॉपिक है ना आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ना कोई पढ़ाता है, ठीक है। बट ये जो टॉपिक है ये लाइक चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज जो बुक्स में लिखा रहता है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, तो हम उसे क्या लाइक समझते हैं नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स बोला है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये विंड्स ऐसे होंगे, बट ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ऐसी नहीं होती, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ठीक। अब देखो किसी भी विंड की डायरेक्शन समझने के लिए हमें पता है क्या करना होता है, सबसे पहले उसका मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक। उसके बाद उस पर ऐसे एक प्लेन बना देना होता है, ठीक। उसके बाद देखना उसकी ये पूंछ को पकड़ो, ठीक। अब ये पूंछ जो है उसकी, ठीक, वो किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे ईस्टर्ली विंड्स, ठीक। फिर क्या करो, इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करो, टुक 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 टुक, ठीक। अब ये इसकी जो लाइक ये पूंछ है, ये वाला पॉइंट, ठीक, ये किधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ है, ठीक है। तो नॉर्थ विंड्स हो जाए नॉर्थर्ली, ठीक है, नॉर्थर्ली, ईस्टर्ली, ठीक। अब बारी आती है इन टाइप के विंड्स की, इसमें भी ऐसा ही करो, ठीक। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये होता है साउथ वेस्ट, ठीक। तो ये हो जाए साउथ वेस्टर्ली, साउथ वेस्ट विंड्स, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि ये कौन से डायरेक्शन की विंड्स है, ठीक है। फटाफट इनका नाम लिखो, वीडियो पॉज करो और अभी कमेंट में लिखो। लिख दिया, चलो। अब देखो ये क्या है, टुक 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 टुक, ये रही इसकी पूंछ, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा यार, तुमको बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, और जो भी पहला कमेंट होगा ना सही, ठीक है भाई, जो इसकी डायरेक्शन सही से बता दे, ठीक है, उस कमेंट को मैं पिन करूंगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प के साथ जो है मुझे ये भेज देना, ठीक है। चलो अब बारी आती है जैसे कर्व्ड विंड्स है, लाइक यूजुअली अर्थ में हमें ऐसी ही विंड्स देखने को मिलती है, दैट इज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अब बात आती है कोरियोलिस फोर्स क्या, तो एक से अब जैसे ये बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल मान लो ये हमारा अर्थ ऐसे घूम रहा है, लोगों फॉर बेटर फील, ये हमारा अर्थ है, ठीक। ये ऐसे अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो विंड्स यहाँ से ऐसे जाने की कोशिश कर रही होंगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक, तो अर्थ के घूमने की वजह से वो क्या होगा, एक ऐसा पाथ ले लेंगे, ऐसा। तो ये एक कोरियोलिस फोर्स होता है जिस वजह से अर्थ ऐसा लाइक विंड्स ऐसा पाथ ले लेती है, और इसी फोर्स की वजह से ये जो विंड्स है ना वो टिल्ट हो जाती है। तो इसमें भी हम सेम चीज करें,
ऐसे लाइन बनाएंगे, ऐसे लाइन बनाएंगे, पूछ पकड़ी, किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं इस वाले में, यानी कि ये तो है नॉर्थ ईस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट विंड। ठीक है, सेम चीज हम इसके साथ भी करेंगे। ठीक, ये आ गया, ये हो जाएंगे नॉर्थ वेस्ट विंड्स। ठीक है, इसके साथ भी यही बदमाशी करनी है हमको। ठीक, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। इसकी पूछ इधर आ रही है, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट विंड्स। ठीक, ये इसका भी आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा, इस ये भी होगा। ठीक है, जो पहला सही कमेंट आएगा ना उसको पिन कर दूंगा मैं। ठीक है, आप वहां से सॉल्यूशन लेके चलो। तो चलो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है इंडियन मॉनसून, जिससे लाइक क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो सबसे ज़्यादा है। लाइक मुझे लगता है अगर इस चैप्टर से कोई 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है तो 99% चांसेस है कि इसी टॉपिक से बने। तो लाइक और ये इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा लाइक मुश्किल रहता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो वर्ल्ड की कंडीशन होती है विंड्स की, उसके बारे में। ठीक, तो लाइक ये हमारा है वर्ल्ड मैप। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस वर्ल्ड मैप की, एक सेकेंड, हाँ, तो इस वर्ल्ड मैप में ये रहा हमारा इंडिया। ठीक है, अब इंडिया ये है, और ये रहा हमारा इक्वेटर का वाला रीजन, और ये रहा हाँ हमारा थोड़ा सा, एक सेकेंड, यस, तो ये रहा हमारा इक्वेटर का रीजन है, ये वाला पूरा, और ये वाला जो है ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट। ठीक है, तो अब होता क्या है कि गर्मी का जो टाइम रहता है ना, उस वक्त जो यू कैन से जो सनरेज होती हैं वो आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो जाता है काफ़ी गर्म। ठीक है, तो वी नो दैट जैसे ही टेम्परेचर कहीं का बढ़ता है वहाँ का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक बन जाता है, और ये तिब्बतन प्लेट्यू का भी जो पार्ट होता है ना वो भी गर्म हो जाता है, जिस वजह से ये हो जाता है एक लो प्रेशर जोन। ठीक है, अब जैसे ही एक लो प्रेशर जोन बनता है तभी, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, ट्रॉपिक सॉरी इक्वेटर वाला, तो यहाँ रहता है एक हाई प्रेशर जोन। ठीक, ये मेडागास्कर है ना ये वाला पार्ट, इसके जो लाइक यू कैन सी ईस्टर्न जो पार्ट है इंडियन ओशियन वाला। ठीक, तो ये इंडियन ओशियन से विंड्स जो होती है ना वो आ जाती हैं इस तरफ। ठीक है, हाँ, हमारे इंडियन लाइक डेक्कन प्लेट्यू की तरफ आ जाती हैं ये विंड्स। ठीक, अब जैसे ही ये विंड्स आती हैं तो ये इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ से ढेर सारा मॉइस्चर लेते हुए आती हैं। ठीक, ये जो भी पूरी वाटर बॉडी है, ठीक, यहाँ से ढेर सारा मॉइस्चर लेते हुए आती है, और ये जो विंड्स होते हैं ना ये इंडिया में आती हैं और बरस जाती हैं। ठीक है, क्लाउड्स वगैरह बन के। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ इन विंड्स के बारे में थोड़े और अच्छे तरीके से। ठीक, तो अगर मैं देखा जाए टिल यू कैन सी, सॉरी, हाँ, जनवरी तक की जो ITCZ रहती है, बात आता है ITCZ क्या होता है, ये देख, ये होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, अब होता क्या है यहाँ इस ये जो जोन होता है ना इस पे डायरेक्ट सन रेज आती हैं। ठीक, अब होता है कि जहाँ पे सन रेज डायरेक्ट आएंगी वहाँ पे तो टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर तो प्रेशर कम, तो होता क्या है कि ये जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई जोन रहता है ना, सब ट्रॉपिकल हाई जोन, यहाँ से हवाएं जो होती है वो इधर आती हैं, 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 इधर से इधर आती हैं, इधर आती हैं, इधर आती है, इधर आती है, इधर आती है। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है विंड्स आ जाती है। ठीक है, उसके बाद तो ये होती हैं ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। ठीक है, फिर जो पोलर हाई जोन रहता है वहां से फिर विंड्स जो होती हैं वो इन सब ट्रॉपिकल पार्ट्स तक आ जाती हैं। और ये तो इस प्रकार से हमारा जो अर्थ का जो यू कैन से सिस्टम है वो चलता है ऑफ विंड्स। ठीक है, अब फिर मैं बात करूँ ITCZ के बारे में, थोड़े डिटेल में बात करते हैं। ठीक, तो जो अर्थ का एक्सेस होता है वो थोड़ा सा टिल्ट रहता है। ठीक, जिस वजह से जनवरी तक जब
अर्थ आधा रिवॉल्यूशन कर रही होती है। जनवरी से लेकर जुलाई तक जो आईटी सीजन रहती है वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड रहती है, ठीक है। मगर जैसे ही ये जो आधा रिवॉल्यूशन, जो अगला आधा रिवॉल्यूशन शुरू होता है 6 महीने का, उस वक्त तक जो है ये जो आईटी सीजेड होती है ना, वो यहाँ आ जाती है इंडिया के ऊपर, ठीक। अब इंडिया के ऊपर आती है, यहाँ एक लो प्रेशर जोन बनाती है। तो जैसे ही ये लो प्रेशर जोन बनता है, ये जो विंड्स होती हैं फ्रॉम इंडियन ओशन एंड ऑल, इंडियन ओशन एंड ऑल, वो यहाँ से इंडिया पे आती है और मॉइस्चर लेते हुए आती है और बरस जाती है, ठीक। अब देखते हैं इंडिया में जब बारिश होती है तो होती कैसे, ठीक है। तो एक सेकेंड, या तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो जब बारिश आती है, ठीक है, जो विंड्स आते हैं वो यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है। अब दो विंग्स रहते हैं विंड्स के, ठीक है, विंड्स के दो विंग ठीक है। अब देखो, एक विंग तो क्या रहती है, ये इस साइड आ जाती है, केरला, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, ठीक है, ये कर्नाटका वाली साइड, और दूसरी विंग आ जाती है इस तरफ, ये हमारा ईस्टर्न घाट्स के साइड। अब होता क्या है, हमें पता है कि जो ये वेस्टर्न घाट्स है ना, वो फुल्ली लेकिन से सॉलिड टाइप के होते हैं, ठीक है, सॉलिड टाइप के हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ऐसे एकदम प्रॉपर एक दीवार बने रहते हैं, ठीक है, दीवार बने रहते हैं, जिस कारण से विंड्स जो है अंदर घुस नहीं पाती हैं, ठीक है। अब जैसे ही, एक सेकंड, हाँ, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। जैसे ही ये विंड्स इस एरिया में आती हैं, यहाँ पे उनको एक एरिया मिल जाता है अंदर घुसने का, तो ये फिर इस जगह से पूरी इंडिया में फैल जाती है, ठीक है। और फिर मैं बात करूँ ईस्टर्न विंग की, ठीक है, तो ईस्टर्न विंग पहले तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे करते करते वेस्ट बंगाल जाती है, ठीक है। तो जून के फर्स्ट वीक तक वो यहाँ पहुँच जाते हैं और लगभग मिड जून या लेट जून तक पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं ये विंड्स, ठीक है। अब अगर मैं अगली चीज बताऊं आपको, ठीक, तो ये दोनों विंड्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इस जगह पे मिल जाते हैं अराउंड अराउंड मिड जून में, ठीक है, मिड जून या लेट जून, थर्ड वीक ऑफ जून तक, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये जो विंड्स होती हैं वो जाते हैं हमारे ये माउंटेनियस रीजन्स में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, जम्मू कश्मीर, बट यहाँ पर होते हैं हिमालयाज, ठीक है। यहाँ पर होते हैं हिमालयाज माउंटेन्स, ठीक है। तो अब ये माउंटेन्स क्या करते हैं ना, विंड को जाने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो चाइना और तिब्बत वाला जो रीजन है ना, ये होता है लगभग पूरा बंजारा, ठीक है, ये पूरा बंजारा रहता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। और अगर बाई चांस ये हिमालयाज नहीं रहते तो ये जो मानसून विंड्स है ये चले जाते हैं इंडिया से, और इंडिया में थोड़े दिनों के लिए बारिश होती, फिर नहीं होती, बट ये हिमालय के जो माउंटेन्स है वो जाने नहीं देते हैं इसको, और इंडिया में अच्छी खासी बारिश होती है। फिर ये जो विंग है वो बांग्लादेश और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाती हैं, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और ये जो मेघालय और असम वाला रीजन, यहाँ पर होते हैं चेरापूंजी और मौसिनराम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब आईटी सीजेड वापस शिफ्ट होते हैं ये इक्वेटर वाले रीजन में, ठीक है, तो अब फिर यहाँ गर्मी हो जाती है, और फिर ये जो विंड्स होते हैं ना इंडिया के, ठीक है, वो वापस इक्वेटर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, पूरे इंडिया में मानसून खत्म हो जाता है, ठीक है, विंटर्स का आ जाता है टाइमिंग, ठीक है, बट फिर एक आता है ट्विस्ट। ये वाली जो विंग होती है ना, वो जब ऐसे 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 जाती रहती है, ठीक है, तब ये बे ऑफ बंगाल से ढेर सारा मॉइस्चर लेती है, और तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और थोड़ा बहुत तेलंगाना पे बरसाते हुए वो चली जाती है, ठीक है। वो उसको कहते हैं हम पोस्ट मॉनसून, ठीक है। अब कुछ बेसिक जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं जो आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब वेस्ट बंगाल में पहला एक शावर होता है छोटा सा रेन का, तो उसको कहते हैं महावट का पानी, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, महावट का पानी, ठीक है। ये मैंगो राइपनिंग के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है, और इसको काल बैसाखी भी कहते हैं। तमिलनाडु में बारिश करवाने के बाद जो विंड्स होती हैं
वो वापस चली जाती हैं इक्वेटर पे। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ना जाओ ठीक, तो ये हो गया अपना मॉनसून इन इंडिया वाला पार्ट। This brings us to the last topic of the day, climate change। ठीक, अब देखो हमने क्या करा भाई, CO2 हमने रिलीज करी, ठीक है, हमने ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करी, हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स करा, फॉसिल्स को बर्न करा, फॉसिल फ्यूल्स को, जिस वजह से क्या हुआ, अर्थ पोल्यूट हो गई। ठीक, लेकिन अर्थ ने तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा करा था, हमें अच्छे अच्छे लेयर्स दिए थे एटमॉस्फेयर के जो हमें प्रोटेक्ट करते थे, ओजोन लेयर दिया, मीजोस्फीयर दिया जहाँ पे आते मीटियोर डिस्ट्रॉय हो जाता था। ठीक है, तो उसने हमें रिवर्स दिए, प्लेट्यूज दिए, वेरियस लैंड फॉर्म्स दिए, मानसून के एक अच्छा सा क्लाइमेट दिया। ठीक है, बट हमने तो ये सब करा। ठीक है, अर्थ बोल दिया, तो अब हमारी ड्यूटी क्या बनती थी कि भाई हमें इसको अच्छे से रखना चाहिए था, बट हमने रखा नहीं और अर्थ ने क्या करा, ड्रॉट लाई। ठीक है, सी लेवल्स तो अपने आप डाउन हो गए। ठीक है, सूखा पड़ गया, बहुत कुछ गलत चीजें हुई। ठीक है, इसकी रीजंस हम ही, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स घिसकी, ठीक है, सुनामी आई, ठीक है, बहुत कुछ हुआ। ठीक है भाई, जो ग्रीन हाउस गैसेस हमने एमिट करी थी उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, इस वजह से एंटार्क्टिका और नॉर्थ पोल की बर्फ पिघलने लगी, सी लेवल्स बढ़ गए, कई सारे लाइक कंट्रीज जो है, आइलैंड्स जो है वो डूबने लगे। लाइक इफ यू नो पाम जुमेरा इन दुबई UAE, वो भी डूब रहा है, उसके भी लाइक आसार है कि कुछ सालों में वो डूब जाए, लक्षद्वीप भी डूब सकता है, मालदीव्स डूब सकता है। ठीक, तो बहुत सा, और कई आइलैंड्स डूब चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी से ही ये दिख रहे हैं नेचर के इफेक्ट। ठीक, तो लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलती कि भाई गलतियों से सीखना ही तो सही मतलब है गलती करने का। ठीक, अगर हम गलती से नहीं सीख रहे तो गलती करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, गलती होती ही है सीखने के लिए। ठीक, और सोशल साइंस हम इसीलिए पढ़ते हैं जिससे हम अपनी गलतियों से सीख सकें। तो इसीलिए इससे हमें ये सीख मिलती है कि भाई नेचर ने जितना दिया हम उसमें खुश रहें और ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें किसी चीज का। जितना ज्यादा हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे उतना ज्यादा नेचर अपने इफेक्ट्स शो करेगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ठीक है, मुझे पता है आप ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ चुके हैं और इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।